अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एंटीनेटल ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशंस विच इज़ चैप्टर नंबर 6 ऑफ ऑब्स्टेट्रिक 10 टीचर्स। तो इसमें हम पढ़ेंगे रेसस आइसो इम्यूनाइजेशन। तो इसमें क्या है, पहले हम बात करेंगे कि ब्लड ग्रुप्स को हम दो तरह में डिवाइड करते हैं। ब्लड ग्रुप्स को हम दो तरह से डिफाइन करते हैं। एक हमारे पास होता है एबीओ ब्लड ग्रुप और दूसरा हमारे पास होता है रीसस सिस्टम। रीसस सिस्टम उसमें यहाँ पास क्या होता है, सी डी और ए एंटीजन होते हैं, सी डी एंड ई एंटीजेंस। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि ये हम पढ़ना क्यों ज़रूरी है। तो नॉर्मली जो हम बात करते हैं वो हम बात करते हैं रिसर्च जो एंटीजन डी की। ये पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि जब एक नेगेटिव आरएच नेगेटिव मदर होती है और वो कंसीव कर लेती है आरएच पॉजिटिव फीटस को, आरएच पॉजिटिव फीटस को, तो फिर जब आरएच पॉजिटिव फीटस होता है तो इसमें ये होता है कि अगर मैं आपको समझाने के लिए एक डायग्राम बना दूँ। देखें, यहाँ पर हमारे पास फीटस है, यहाँ पास हम मदर का ही कर लेते हैं। चलो इस साइड मदर है, तो यहाँ पर हमारे पास मदर है। उसमें क्या है कि इसमें एंटीजन डी के एंटीजेंस नहीं है, और यहाँ हमारे पास फीटस का है ब्लड ग्रुप और इसमें हमारे पास डी के एंटीजेंस मौजूद हैं। ठीक है, डी के एंटीजेंस हैं। ठीक है, ये हमारे पास है। पहला स्टेप ये होता है कि जब भी एक नेगेटिव मदर आरएच पॉजिटिव फीटस को कंसीव करेगी तो फिर उसमें रिस्क होगा कि हीमोलिटिक डिजीज़ ऑफ फीटस एंड न्यूबॉर्न, हीमोलिटिक डिजीज़ ऑफ एचडी फीटस एंड न्यूबॉर्न, तब उसमें ये डिजीज़ होगी। तो पहला स्टेप ये था कि उसमें आरएच नेगेटिव मदर ने आरएच पॉजिटिव फीटस को कंसीव कर लिया। सेकंड स्टेप ये था, इसमें ये होता है कि जब तक कोई सेंसिटाइजिंग इवेंट नहीं होगा, जब तक ये प्लेसेंटा हमारे पास है, तो जब भी ये प्लेसेंटा में कोई एब्रप्शन वगैरह हुआ है, कोई हेमरेज वगैरह हुआ है और ये फीटस की जो ब्लड ग्रुप है ये मदर में गया है, यहाँ पर फीटस का ब्लड ग्रुप आया है। अब जब मदर ने के ब्लड ग्रुप ने देखा है कि इसमें ये ब्लड ग्रुप आ गया, इसमें डी एंटीजेंस मौजूद हैं, हालांकि मदर में तो एंटीजेंस मौजूद नहीं है, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने इसके खिलाफ एंटीजेंस बना दी। क्या किया? एंटीजेंस बना दी इसके खिलाफ। ठीक है, एंटीजेंस। और फिर क्या हुआ कि इस जो मदर का ब्लड ग्रुप है वो ज़्यादा कॉन्शियस हो गया। अब उसने एक्स्ट्रा एंटीबॉडीज़ बना दी हैं। ठीक है, उसने बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज़ बना दी हैं। अब मदर के ब्लड ग्रुप में बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज़ बनी। फिर दोबारा से जब भी कोई हेमरेज वगैरह होगा और ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये फीटस के ब्लड ग्रुप में जाएंगी और फीटस के ब्लड ग्रुप के साथ अटैच हो जाएंगी। ठीक है, ये हमारे पास फीटस का ब्लड ग्रुप था और ये एंटीबॉडीज़ आई और इनके साथ अटैच हो गई। ठीक है, जब ये एंटीबॉडीज के साथ अटैच हो जाएंगी तो ये क्या करेंगी, फीटस का जो है उसके उसमें जो और सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स वगैरह, उनको क्या करेंगे, उनको हीमोलाइज कर देंगे। ठीक है, ठीक है, इस तरह उन्हें डिग्रेड कर देंगे, उन्हें हीमोलाइज कर देंगे, उन्हें तोड़ देंगे। ठीक है, तो ये होती है हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, ऑफ फीटस एंड न्यूबॉर्न, हीमोलिटिक डिजीज ऑफ फीटस एंड न्यूबॉर्न। ठीक है, इसमें पहला स्टेप ये था कि आरएच नेगेटिव मदर ने कंसीव की आरएच पॉजिटिव को। सेकंड स्टेप ये था कि कोई भी जब तक कोई एब्रप्शन वगैरह नहीं होगी प्लेसेंटा में, फीटस का ब्लड मदर में नहीं आएगा, तब तक एंटीबॉडीज़ नहीं बनेंगे। थर्ड स्टेप ये था कि जब तक एंटीबॉडीज़ जो हैं दोबारा से फीटस के ब्लड ग्रुप में नहीं जाएंगी तो तब तक ये हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न नहीं होगी। तो ये 3 स्टेप होना ज़रूरी है, उसके बाद ही ये प्रोसेस होगा। इसमें होता क्या है कि जो पहली प्रेगनेंसी होती है उसे इफेक्ट क्यों नहीं करती, फर्स्ट प्रेगनेंसी में ये जो इफेक्ट है ये क्यों नहीं होता, तो उसकी रीज़न ये है कि जब स्टार्टिंग में सेंसिटाइजिंग इवेंट हुआ और मदर में एंटीबॉडीज़ बनी तो वो एंटीबॉडीज़ जो बनती हैं वो आईजीएम बनती हैं। ठीक है, वो आईजीएम एंटीबॉडीज़ बनती हैं। आईजीएम एंटीबॉडीज़ जो है इनका साइज़ जो है वो ज़्यादा होता है और ये क्रॉस नहीं कर सकती, डू नॉट क्रॉस प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकती। तो जब तक प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करेंगे तो फीटस को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और उसके बाद ये कि जब नेक्स्ट प्रेगनेंसी होती है, नेक्स्ट प्रेगनेंसी, तब तक ये जो आईजीएम एंटीबॉडीज़ हैं ये आईजीजी एंटीबॉडीज़ में कन्वर्ट हो चुकी होती हैं और आईजीजी एंटीबॉडीज़ जो हैं वो इजीली क्रॉस कर लेती हैं प्लेसेंटा को और इस वजह से जो हीमोलाइसिस फीटस में हो जाती है। इसलिए क्या है, फीटल में हीमोलाइसिस हो जाती है क्योंकि ये क्या करती हैं, क्रॉस कर लेती हैं प्लेसेंटा को।
अब हम बात कर लेते हैं कि कौन से सेंसिटाइजिंग इवेंट्स होते हैं रीसस डिजीज़ के लिए। सेंसिटाइजिंग इवेंट्स कौन कौन से होते हैं? सेंसिटाइजिंग इवेंट्स, इसमें क्या है कि कोई भी मिसकैरेज हुआ, मिसकैरेज, देखिए ना, कोई भी मिसकैरेज हुआ है तो जो पहले तो फीटस के जो एंटीबॉडीज़, उसमें जो एंटीजेंस हैं वो मदर में जाएंगे, उसके एंटीबॉडीज़ बनेंगे, फिर जब नेक्स्ट प्रेगनेंसी होगी एंटीबॉडीज़ पहले से बने हुए होंगे, इसलिए वो नेक्स्ट वाली प्रेगनेंसी को इफेक्ट कर देंगे। इसके अलावा कोई भी टर्मिनेशन हो जाए प्रेगनेंसी की, मीन्स कि वही बात है मिसकैरेज वाली, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसके अलावा क्या, एंटीपार्टम हेमरेज हो जाए, एंटीपार्टम हेमरेज, या फिर कोई इन्वेसिव प्रीनेटल टेस्टिंग कर ली जाए, इन्वेसिव प्रीनेटल टेस्टिंग जो कि मैंने आपको पहले पढ़ाई है प्रीनेटल डायग्नोसिस के चैप्टर में, और उसमें जो कि थी एमनियोसिंथेसिस वगैरह या फिर कोरियोनिक विला सैम्पलिंग वगैरह लेते हैं, और या फिर डिलीवरी, ये होते हैं सेंसिटाइजिंग इवेंट रीसस डिजीज़ के लिए। ठीक है, आप लोगों ने याद रखने हैं और आपसे ये शॉर्ट एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि अगर इसको हम मैनेज कैसे करेंगे, मैनेजमेंट ऑफ रीसस डिजीज़, इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे और इस सारे प्रोसीजर को मैनेज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जब हमारे पास कोई भी प्रेग्नेंट लेडी आती है तो उसमें उसका हमने मेटरनल ब्लड ग्रुप करवाना होता है, हमने बुकिंग टेस्ट में उसका ब्लड ग्रुप लास्ट में चेक करवाना होता है, मेटरनल ब्लड ग्रुप। अब हमने उसका ब्लड ग्रुप चेक करवाया है और उसका ब्लड ग्रुप जो है नेगेटिव है, तो हमने उसके स्ट्रेट वे उसके बाद करवाना है हस्बैंड का ब्लड ग्रुप चेक करवाना है, हस्बैंड ब्लड ग्रुप। अगर उसके हस्बैंड का ब्लड ग्रुप भी नेगेटिव है फिर तो कोई मसले की बात ही नहीं है, फिर हमने फर्दर इसे रीसस की मैनेजमेंट में नहीं जाना। लेकिन अगर उसके हस्बैंड का जो ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव आ जाता है, उसका फ़र्ज़ किया उसके हस्बैंड का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, तो फिर हम करवाएंगे कि रीसस एंटीबॉडी की डिटेक्शन करवाएंगे कि कहीं सेंसिटाइजिंग इवेंट हो तो नहीं गया, रीसस एंटीबॉडी की डिटेक्शन करवाएंगे, एंटीबॉडी डिटेक्शन। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास दो ऑप्शन होंगे, या तो वो हमने एंटीबॉडीज डिटेक्शन करवाई हैं और वो नेगेटिव आ गया है, मीन्स कि अभी तक कोई सेंसिटाइजिंग इवेंट नहीं हुआ और पेशेंट जो है अभी ठीक फेज़ में है, तो फिर हम क्या करेंगे, उसका ये जो RAD रीसस एंटीबॉडी की डिटेक्शन है ये हम दोबारा से करवाएंगे 28 वीक पे, 28 वीक पे हम दोबारा से रीसस एंटीबॉडी की डिटेक्शन करवाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा हम प्रोफाइलेक्टिकली हम दे देंगे उसे एंटी-D का इंजेक्शन, एंटी-D का इंजेक्शन दे देंगे, और ये हमने कब देना है, 28 to 34 वीक में हमने देना है। ठीक है, 28 to 34 वीक में देना है। ठीक है, इसके अलावा अगर वो कोई भी हिस्ट्री देती है मिसकैरेज वगैरह की, जो मैंने आपको सेंसिटाइजिंग इवेंट पढ़ाए हैं पहले आपको बताए हैं कि उसमें कौन कौन सेंसिटाइजिंग इवेंट होते हैं, अगर वो सेंसिटाइजिंग इवेंट हो गया है फिर हमने क्या करना है, सेंसिटाइजिंग इवेंट, फिर हमने क्या करना है, उसे हमने क्लाइहोर बेट के टेस्ट करवाना है। पहले हम करवाएंगे क्लाइहोर बेट के टेस्ट। ये टेस्ट होता है, हमें पता चल जाता है कि कितनी ज़्यादा एंटीबॉडीज बन चुकी हैं। ठीक है, और सेकंड पे हम उसके बाद हम क्या करेंगे, 72 आवर्स के अंदर हम इंजेक्शन लगवाएंगे एंटी-D का। अब ये डिपेंड, हमने डोज कितनी देनी है वो अब डिपेंड करता है। अगर तो वो 20 वीक से पहले उसका सेंसिटाइजिंग इवेंट हो गया है, 20 वीक से कम अभी तक उसका टाइम हुआ था, तो फिर हम उसे देंगे 250 इंटरनेशनल यूनिट एंटी-D इंजेक्शन के। और अगर वो सेंसिटाइजिंग इवेंट हुआ है और वो हमने उसे 72 आवर के अंदर हमने उसे इंजेक्शन देना है, और अगर उसका जो टाइम पीरियड है प्रेग्नेंट गेस्टेशनल एज है वो 20 वीक से ज़्यादा है, 20 वीक से ज़्यादा है, तो फिर हम उसे देंगे 500 इंटरनेशनल यूनिट एंटी-D इंजेक्शन के। ठीक है, और जब बेबी डिलीवर हो जाएगा तो फिर हमने उसका कॉर्ड से हमने ब्लड ग्रुप लेना है, सैंपल लेना है, ब्लड सैंपल लेंगे कॉर्ड से। ये नहीं कि बेबी डिलीवर हो गया कॉर्ड से सैंपल लिया नहीं है और फिर बाद में हम उसकी वेन्स वगैरह ढूंढते रहें सैंपल के लिए, और फिर वो डिपेंड करता है कि उसका पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसे मूव ऑन करेंगे। दूसरी हमारे पास कंडीशन ये थी कि हमने रीसस एंटीबॉडी की डिटेक्शन करवाई और हमारे पास जो है ये एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं, ये पॉजिटिव आ गई हैं, और अब अगर पॉजिटिव आ गई हैं तो हमने इसकी फ़र्दर कैसे चेक करना है। अगर वो 28 वीक से पहले जब हम उसका हर 4 हफ्ते के बाद टेस्ट करेंगे
कि कितनी ज़्यादा एंटीबॉडीज़ बन गई हैं। और 28 वीक के बाद हम हर 2 हफ्ते के बाद रिसर्च एंटीबॉडी डिटेक्शन टेस्ट करेंगे। हाँ, 2 वीकली करेंगे, मीन्स के 2 हफ्ते के बाद करेंगे, ठीक है। एक तो हमारा ये काम हो गया कि इसके एंटीबॉडीज़ को चेक करने के लिए अगर 28 हफ्ते से पहले हम 4 वीकली मतलब मंथली करवाएंगे, और 28 वीक्स के बाद हम उसका 2 वीकली करवाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हम चेक करेंगे मिडल सेरिब्रल आर्टरी में पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी कितनी है। मिडल सेरिब्रल आर्टरी में क्या है, पीक सिस्टोलिक मीन्स के डॉपलर अल्ट्रासाउंड से हम चेक करेंगे कि पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी कितनी है, तो अगर डॉपलर जो है वो नेगेटिव आता है तो हम क्या करेंगे, ये जो मिडल सेरिब्रल आर्टरी डॉपलर है, MCAD डॉपलर, ये हम हर हफ्ते में करवाएंगे, वीकली करवाएंगे। लेकिन अगर ये पॉजिटिव आ जाता है फिर तो मीन्स ज़्यादा सीरियस कंडीशन है, तो फिर हम क्या करेंगे, फीटस को रेफ़र कर लेंगे फीटो मैटरनल यूनिट में, पेशेंट को रेफ़र कर देंगे फीटो मैटरनल यूनिट में। और उसके बाद हम थर्ड होता है हमारे पास अल्ट्रासाउंड करना। अल्ट्रासाउंड पे हम देखेंगे कि पेशेंट जो फीटस है उस एनीमिया वगैरह तो नहीं है। एनीमिया के साइंस देखने के लिए हम देखेंगे कि स्प्लीनोमेगाली तो नहीं है, स्प्लीनोमेगाली और क्या है, हिपैटोमेगाली मीन्स के लीवर का साइज भी बड़ा हो जाएगा। एसाइटीज़, पॉलीहाइड्रेमनियोज और पॉलीहाइड्रेमनियोज, ये सारे फीचर्स हम चेक कर लेंगे। अगर जो फीटस है उसे एनीमिया है, सीवियर एनीमिया है, तो हमारे पास फिर हम उसे एंटी-डी से तो नहीं रोक सकते। अब तो ये जो प्रोसेस है जहाँ पर एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं, इसमें एंटी-डी का कोई काम नहीं है। एंटी-डी इंजेक्शन हम उस सूरत में लगाएंगे जब तक उसमें एंटीबॉडीज़ ना बनी हो। तो इस प्रोसीजर में हमने एंटी-डी का इंजेक्शन लगाना है, लेकिन इसमें अब हमें ज़रूरत नहीं है एंटी-डी की, बल्कि हमने उसकी मॉनिटरिंग ज़्यादा कर देनी है, उसकी टेस्टिंग ज़्यादा कर देनी है, ताकि हमें पता चले कि फीटस जो है उसे एनीमिया तो नहीं हो गया। अगर फ़र्ज़ करें कि फीटस को एनीमिया हो गया, सीवियर एनीमिया हो गया, तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन ही है। उसमें क्या है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन देंगे। ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम किस वेन में दे सकते हैं, अम्बिलिकल आर्टरी में दे सकते हैं, अम्बिलिकल आर्टरी में फीटस की, अम्बिलिकल वेन में, अम्बिलिकल वेन में, इंट्राहिपैटिक वेन, और क्या है, पेरिटोनियल कैविटी में दे सकते हैं, पेरिटोनियल कैविटी में, लेकिन ये इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, ठीक है। और या फिर इंटू फीटल हार्ट, लेकिन ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से पहले हमने ये देखना है कि वो RHD नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। और वो क्रॉस मैच होना चाहिए मैटरनल सैंपल के साथ। क्या है, क्रॉस मैच होना चाहिए मैटरनल सैंपल के साथ। और क्या है, वो डेंसली पैक्ड होना चाहिए, मीन्स कि उसमें वाइट ब्लड सेल्स वगैरह नहीं होने चाहिए, या फिर इरेडिएशन वगैरह भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसमें डेंसली पैक्ड होना चाहिए, और क्या है, हम उसमें साइटोमेगालोवायरस की स्क्रीनिंग पहले से करनी है, ठीक है। तो ये था हमारे पास रिसस डिजीज़, उसकी मैनेजमेंट वगैरह, उसका सारा हमने पूरा टॉपिक कवर कर लिया है। इसकी ये जो मैनेजमेंट है, अगर आप इसको इस तरह फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखते हैं तो पेशेंट जो आपका एग्जामिनर है वो ज़्यादा इससे आपका इम्प्रेस हो जाएगा, ठीक है। उसको ज़्यादा क्लियर समझ आ जाएगी कि आप उसे क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये आपने सारे पॉइंट्स माइंड में रखने हैं। हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच।